नमस्कार। हम अध्ययन करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के राजनीतिक विचार, पॉलिटिकल आइडियाज। यह बीए फर्स्ट ईयर, राजनीति विज्ञान पेपर सेकंड, भारतीय राजनीतिक विचारक में यूनिट चौथी में शामिल है। मैं डॉक्टर मोहनलाल गोस्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज हनुमानगढ़। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजनीतिक विचार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजनीतिक चिंतक या दार्शनिक नहीं थे। उन्होंने राज्य एवं शासन के विषय में बहुत ही सैद्धांतिक या व्यवस्थित वर्णन नहीं किया। उनके चिंतन का क्षेत्र सामाजिक न्याय की समस्या है, यानी दलितों द्वारा। अतः यह स्वाभाविक है कि उन्होंने मूल रूप से इसी बात को ध्यान में रखकर राजनीतिक विषयों पर विचार किया। अंबेडकर का सारा चिंतन मूल रूप से उदारवादी दर्शन से प्रभावित है, जिसमें स्वतंत्रता समानता को महत्व दिया जाता है, परंतु वे लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा के साथ ही समाजवादी धारणा से भी प्रभावित रहे। पहला, राज्य संबंधी विचार। राज्य राजनीति विज्ञान में देश को कहा जाता है। अंबेडकर ने राज्य को एक अनिवार्य और उपयोगी संस्था के रूप में स्वीकार किया है, जो व्यक्ति के विकास का साधन है। राज्य एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना में सहायक सिद्ध हो सकता है जिससे व्यक्तियों के बीच स्वतंत्रता समानता के संबंध हो, और इन्होंने इसके लिए लोकतांत्रिक समाजवाद की धारणा का समर्थन किया। लोकतांत्रिक समाजवाद, उनका मत था कि जब राज्य राजनीतिक लोकतंत्र की रक्षा करते हुए सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में न्याय की स्थापना करता है तो सरकार को औचित्य, लेजिटिमेसी प्राप्त होती है और जनता की भलाई होती है और जनता आज्ञा का पालन भी करती है। दूसरा, लोकतंत्र पर विचार। अंबेडकर लोकतांत्रिक पद्धति को पसंद करते हैं। भारत के लिए वे संसदीय शासन व्यवस्था का समर्थन करते हैं, क्योंकि इसका ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ज्ञान प्राप्त कर चुके थे और संविधान में भी इसी व्यवस्था को रखा गया। परंतु वे लोकतंत्र को सिर्फ राजनीतिक शासन प्रणाली ही नहीं मानते थे, उसे सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने का साधन भी मानते थे। परंतु लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए कुछ परिस्थितियों को उन्होंने आवश्यक माना, जैसे देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। दूसरा, बहुदलीय प्रणाली जिसमें विपक्षी दल भी मजबूत हो। तीसरा, वैश्विक मताधिकार। चौथा, राजनीति में नौकरशाही की तटस्थता। पांचवा, जनमत निर्माण के साधनों का स्वतंत्र होना व जनता की जागरूकता। और छठा, संवैधानिक परंपराओं का पालन किया जाना। ये कुछ शर्तें हैं जिससे लोकतंत्र ज्यादा सफल हो सकता है। तीसरा, धर्मनिरपेक्षता संबंधी विचार। अंबेडकर धर्म व ईश्वर में विश्वास रखते थे और धर्म को नैतिकता का स्रोत मानते थे, परंतु उन्होंने धर्म के आधार पर गठित राज्य का विरोध किया और धर्मनिरपेक्ष अवधारणा का समर्थन किया। उस समय अंबेडकर पाकिस्तान की जो मांग चल रही थी तो उसका वो विरोध ही करते थे। अंबेडकर का धर्मनिरपेक्ष राज्य ऐसा है जिसमें सभी को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है तथा राज्य का कोई धर्म न हो। धर्म व्यक्ति का निजी मामला होगा, राज्य इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। परंतु कुछ अपवाद हो सकते हैं, जैसे समाज सुधार के लिए और सार्वजनिक शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य धार्मिक मामलों का नियंत्रण कर सकता है। फिर अब ब्रिटिश शासन के बारे में विचार। ये एक तरह से उनके तत्कालीन भारतीय राजनीतिक विचार थे। जिस युग में वो थे उसमें भारत में ब्रिटिश शासन था और भारत स्वतंत्र भी उन्हीं के समय में हुआ। ब्रिटिश शासन के बारे में उनके दो विचार है। पहली बात, दो बातें दिखाई देती है। पहला, सामाजिक व आर्थिक सुधारों के लिए ब्रिटिश राज्य का सहयोग करते हैं। दूसरा, संपूर्ण राष्ट्र की दृष्टि से ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों की आलोचना की। वे मानते हैं कि ब्रिटिश राज के सहयोग से दलितों के लिए सामाजिक सुधार के लिए कानून बनाए जा सकते हैं, तब ब्रिटिश राज द्वारा देश का औद्योगिकीकरण किया जा सकता है। परंतु इस सब के बावजूद भी भारत में ब्रिटिश राज को स्थायी नहीं रखना चाहते थे। उचित परिस्थितियों में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त कर लेनी चाहिए।
फिर अब भारत की स्वतंत्रता पर विचार। भारत की ब्रिटिश राज से स्वतंत्रता के बारे में उनका विचार था कि भारत को राजनीतिक स्वतंत्रता से पहले स्वयं दलित वर्ग को तथा कथित उच्च जातियों से स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। उन्हें आशंका थी कि यदि दलित वर्ग को सामाजिक न्याय से पहले भारत को राजनीतिक स्वतंत्रता मिल गई तो शासन में ऐसे लोग आ सकते हैं जो सामाजिक समानता व न्याय के मार्ग में बाधा डाल सकते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में प्रत्यक्ष भाग नहीं लिया, परंतु इससे उनकी राष्ट्रभक्ति के प्रति संदेह नहीं किया जा सकता, क्योंकि नंबर 1, उन्होंने भारत के लिए ऐसी स्वतंत्रता का समर्थन किया जो दलित वर्ग सहित पूरे भारत के सामाजिक व आर्थिक विकास व न्याय वाली हो। दूसरा, उन्होंने ब्रिटिश राज की फूट डालो व राज करो की नीति का समर्थन नहीं किया। और तीसरा, उन्होंने भारत की एकता व अखंडता का समर्थन किया और राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में सहयोग दिया। राष्ट्रीय आंदोलन की जो पद्धति थी उनके बारे में उनका मत था कि स्वतंत्रता के लिए ऐसे साधनों के ही समर्थक थे, उदारवादी साधनों के समर्थक थे, और क्रांतिकारी साधनों या गांधी की सत्याग्रह की पद्धति पसंद नहीं करते थे। अंबेडकर के अनुसार गांधी की सत्याग्रह की पद्धति विरोधी का हृदय परिवर्तन करने के बजाय उसे सहमत होने के लिए मजबूर करती है तथा असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा तथा भारत छोड़ो आंदोलन इत्यादि कानून में आस्था कम करते हैं व अराजकता की प्रवृत्ति को बढ़ा देते हैं। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन को गैर जिम्मेदाराना कार्य बताया। फिर अधिकार संबंधी विचार। एक उदार लोकतंत्रवादी के रूप में अंबेडकर मानवाधिकारों व स्वतंत्रताओं के समर्थक थे। उनका मत था कि मौलिक अधिकारों को संविधान द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे शासन की शक्तियां सीमित रहे व व्यक्तियों को अपने विकास का अवसर मिले। परंतु इन अधिकारों की रक्षा संवैधानिक व्यवस्थाओं की तुलना में सामाजिक चेतना द्वारा होनी चाहिए। उनके शब्दों में, अधिकारों की रक्षा विधि द्वारा नहीं बल्कि सामाजिक व नैतिक चेतना द्वारा की जानी चाहिए। यदि किन्हीं मौलिक अधिकारों का समाज द्वारा विरोध किया जाता है तो कोई भी कानून, संसद या न्यायपालिका इनकी रक्षा नहीं कर सकती। आठवां है भारत विभाजन पर विचार। अंबेडकर ने प्रारंभ में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग का विरोध किया, परंतु 1940 में व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए इसका समर्थन किया। उनका विश्वास था कि पाकिस्तान बन जाने के बाद शेष भारत में राष्ट्रीय एकता व अखंडता के उद्देश्य को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। उनका यह भी सुझाव था कि भारत और पाकिस्तान से जनसंख्या को धर्म के आधार पर स्थानांतरित किया जाए ताकि भविष्य में भारत विभाजन की मांग उत्पन्न न हो। यह उनका व्यवहारिक विचार था, परंतु वास्तव में अंबेडकर ने भारत विभाजन को एक मजबूरी के रूप में स्वीकार किया। वे मुस्लिम लीग के द्विराष्ट्र सिद्धांत से सहमत नहीं थे।
वे मुस्लिम लीग को मुस्लिम सांप्रदायिकता व संकीर्णता का प्रतिनिधि मानते थे, न कि मुस्लिम राष्ट्रवाद का। उनका विचार था कि कुछ समय बाद ये विभाजन की मांग बंद हो जाएगी, परंतु ऐसा विचार मात्र आदर्श ही सिद्ध हुए। फिर संविधान निर्माण में योगदान, यह अंबेडकर का सबसे अच्छा योगदान रहा। उन्होंने संविधान निर्माण कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे उसकी प्रारूप समिति ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष रहते हुए उसको लिपिबद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी यह उपलब्धि है कि जिन जीवन मूल्यों के लिए वे जीवन भर संघर्ष करते रहे, उसे संविधान सभा के माध्यम से राष्ट्रीय सहमति दिलाने में सफल रहे। विशेष रूप से मौलिक अधिकारों में समानता का सिद्धांत, इससे दलितों को सामाजिक और आर्थिक समानता मिली और दलितों के लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था भी हुई। इस दृष्टि से संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक न्याय के राष्ट्रीय संकल्प तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विशेष महत्व है। हम इसका मूल्यांकन करना चाहें तो इस प्रकार अंबेडकर एक बहुत ही व्यवहारिक सोच रखने वाले व्यक्ति थे। इसके आधार पर ही उन्होंने भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का समर्थन किया तथा भारत में भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण से भी वे सहमत थे। वे भारत को राष्ट्रमंडल का सदस्य बनाए जाने के पक्ष में थे, किंतु विदेश नीति के क्षेत्र में उनका मत था कि अपने राष्ट्रीय हितों के लिए पश्चिमी देशों अमेरिका, ब्रिटेन इत्यादि से संबंध बढ़ाने चाहिए, क्योंकि गुट निरपेक्षता से उसका कोई सच्चा मित्र नहीं मिल पाएगा। गुट निरपेक्षता एक ऐसी विदेश नीति है जिसमें भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उसमें दो गुट थे, एक अमेरिका का, एक सोवियत संघ का। भारत ने यह नीति अपनाई कि हम किसी भी गुट के साथ नहीं रहेंगे और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को संचालित करेंगे। परंतु उसका झुकाव सोवियत संघ की तरफ था और अंबेडकर व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए मानते थे कि उनका अमेरिका और ब्रिटेन से संबंध बढ़ाने चाहिए। उनको निष्कर्ष रूप में इस क्रम में डॉक्टर अंबेडकर का विश्लेषण करते हुए वीपी वर्मा ने लिखा है, वे देशभक्त थे परंतु ब्रिटिश शासन से राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण छूटों यानी दलितों के लिए स्वतंत्रता व समानता को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते थे। यानी उनके जो भारत को स्वतंत्रता थी उसके क्रम में अंतर था। वो पहले दलितों को स्वतंत्रता और समानता की स्थिति प्राप्त या दिलाना चाहते थे। वो मानते थे कि अगर सीधे स्वतंत्रता प्राप्त होगी नहीं होगा, इसलिए पहले दलितों को स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए तथा कथित रूप से उच्च जातियों द्वारा, और उसके बाद उचित परिस्थितियों में
भारत को राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर लेनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। और जनरली इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने 2 क्वेश्चन बताए इसमें, सामाजिक विचार या दलितों द्वार और राजनीतिक विचार। सामान्यतः सामाजिक या दलितों द्वार विचार ज्यादा पूछे जाते हैं। आपको एक रजिस्टर में भी इनको लिखना है इसी तरह से। धन्यवाद।